डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी। भले ही हमारी इस दुकान से घड़ियाँ बहुत ही कम बिकती हैं, लेकिन फिर भी हम कमाई काफ़ी अच्छी खासी करते ही रहते हैं, जिसका कारण है हमारा दूसरा काम, जो असल में हमारा सबसे बड़ा काम है। घड़ियों की दुकान का ये छोटा सा आगे वाला हिस्सा, जिस पर कई सारी घड़ियां रखी हुई हैं, लेकिन पीछे वाले कई कमरों में हमने एंटीक चीज़ें रखी हैं जो साधारण नहीं हैं। कुछ शापित हैं तो कुछ के साथ बहुत ज़्यादा राज जुड़े हुए हैं। हम गोस्ट हंटर्स हैं। जब लोग हमारे पास मदद मांगने के लिए आते हैं कि उन्हें कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा रहस्य परेशान कर रहा है, पहुंच जाते हैं हम वहां पर उनकी मदद करने के लिए। इसकी उन्हें कीमत अदा करनी पड़ती है और हम उनकी मुसीबत दूर कर ही देते हैं। हेनरी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे भूत प्रेत को पकड़ा है जिनसे जुड़ी हुई चीज़ें वो हमेशा इस घड़ियों की दुकान के पीछे वाले कमरों में रखते ही रहते हैं। कभी कभी मैं सफाई करने के लिए पीछे वाले उन कमरों में जाता हूँ। कुछ केस तो मैंने हेनरी के साथ खुद सुलझाए हैं। ऐसे रहस्यों को सुलझाया है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी पीछे रखी हुई कुछ चीज़ें मेरी पहचान में नहीं आती। वो तब से यहाँ पर पड़ी हुई हैं जब से मैंने इस घड़ियों की दुकान पर काम करना शुरू किया है, और कभी कभी उन हिलती हुई चीज़ों से मैं डर जाता हूँ। आभास हो जाता है कि उनके पीछे भी कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। लेकिन जितनी बार भी कुछ खास चीज़ों के राज मैंने हेनरी से जानने चाहे, वो हमेशा मुस्कुरा दिया करते थे और कहा करते थे, देखो, कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए। ये हर बार वो कहा करते थे। आज सुबह भी 9 बजे मैं घड़ियों की दुकान पर पहुंच गया था। सबसे पहले मैं आगे वाले हिस्से में कुछ पुरानी घड़ियों को साफ कर रहा था। एक बड़ा ऑर्डर आया था महंगी घड़ी बनाने का, और हेनरी घर पर वही घड़ी बनाने का काम कर रहे थे जब तक मैं यहाँ दुकान की अच्छे से सफाई किए जा रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे लगा पीछे वाले हिस्सों में भी मुझे थोड़ी बहुत मिट्टी साफ कर ही देनी चाहिए। चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन आसपास पड़ी हुई कुछ मिट्टी साफ करना शायद सही रहेगा। जैसे ही मैं पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, मुझे एक कमरे के पास से एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे समंदर की लहरें आसपास बह रही हों। अचानक मैं देखने लगा, ये आवाज़ कहाँ से आई? किसी ने स्पीकर रखा है आसपास? हो सकता है आसपास की किसी दुकान पर यह आवाज़ आई हो। मैं जल्दी से अपनी उस दुकान से बाहर निकला और झांकने लगा। मैंने कुछ साथियों से भी पूछा जो आसपास की दुकानों पर काम करते थे। किसी के पास इसका जवाब नहीं था। किसी ने समंदर की लहरों की आवाज़ नहीं सुनी थी, और लंदन शहर के आसपास कोई समंदर भी नहीं है, तो ऐसी आवाज़ें कहाँ से आ सकती हैं? जैसे ही मैं घड़ियों की दुकान पर दोबारा अंदर की तरफ गया था, दोबारा 2-3 बार मुझे ऐसी ही लहरों की आवाज़ सुनाई दी। मैं झांकता गया, हर एक कमरे की तरफ देखता गया। मैं जानना चाहता था आखिर किस चीज़ से ये लहरों की आवाज़ आ रही है। शायद किसी साधारण घर में हम होते तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? कुछ गड़बड़ तो नहीं यहाँ? कोई शापित चीज़ तो नहीं? लेकिन हमारी यह दुकान शापित चीज़ों से ही भरी हुई है। ऐसे राज दफन हैं इन चीज़ों के पीछे जो मुझे भी मिस्टर हेनरी नहीं बताते। तो मैंने सोचा किसी न किसी चीज़ से ऐसी आवाज़ आ रही होगी। मुझे जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं सफाई करके आगे वाले सोफे पर बैठा था, मिस्टर हेनरी के यहाँ आने का समय हो गया था, तो मैंने भी जल्दी से वो चाय बना ली थी। चाय की 2 प्यालियाँ सामने वाले टेबल पर रखी थी। एक कुर्सी पर मैं बैठा हुआ और सामने से मुस्कुराते हुए मिस्टर हेनरी आए। उन्होंने
जरा अपना सर हिलाया और उस कुर्सी पर बैठकर कहने लगे, फिर से, मेरे यहां पहुंचने से पहले तुमने चाय की प्याली बिल्कुल तैयार कर रखी है। मैं पूरे समय पर आता हूं और तुम भी चाय बिल्कुल समय पर ही बनाते हो। फिर मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, यहां पर कोई ऐसी चीज भी है जिससे समंदर की लहरों की आवाज आती है? मैं कब से यहां पर काम कर रहा हूं, लेकिन ऐसी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। क्या आप कोई नई चीज यहां पर लेकर आए हैं? मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं नहीं, कोई नई चीज तो मैं लेकर नहीं आया। अब तुम्हारे बिना मैं किसी ऐसी रहस्यमय जगह पर तो जाता नहीं। मैं भी सोच में पड़ गया। मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, फिर लहरों की आवाज कहां से आ रही होगी? बाहर से तो आ नहीं रही होगी। यहां कौन सा समंदर है जो लहरों की आवाज आएगी? मिस्टर हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कई बार कोई रहस्य भी नहीं होता, हमारे कान बजने लगते हैं। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन लगता है तुम पर भी बुढ़ापे का असर होने लगा है जवानी में ही। मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया था। अरे बुढ़ापे की बात मत कीजिए, अभी अभी तो जवानी शुरू हुई है, अभी आप बुढ़ापे की बात करने लगे। हम दोनों ऐसे ही मजाक करके हर रोज खिलखिलाया करते थे। उसके बाद मिस्टर हेनरी कहने लगे, घर पर मैंने घड़ी तैयार कर रखी है, लेकिन जो मेरी पहनने वाली कलाई वाली घड़ी है वो मिल नहीं रही। तुम्हें पता है ना, चांदी वाली वो घड़ी मैं हमेशा इस टेबल पर रख कर जाता था। वापस आने पर मैं उसे ढूंढकर अपनी कलाई पर बांध लिया करता था। मैं उसे कभी भी ऑफिस से बाहर नहीं ले जाता था, लेकिन अब कब से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, कलाई वाली वो घड़ी मुझे मिल नहीं रही। मैंने भी उनकी मदद की। ये बात सच थी, हर रोज वो यहां पर जब काम करने के लिए आते थे, वो कलाई पर वो चांदी की घड़ी पहन लिया करते थे। उसके बाद वो पीछे वाले कमरों में कई बार उस घड़ी को रख दिया करते थे, या इस टेबल पर वो घड़ी रखी होती थी। आज जैसे वो घड़ी गायब थी, उन्हें मिल नहीं रही थी, और मिस्टर हेनरी इस चीज से थोड़ा नाराज थे। उन्हें लग रहा था मैंने वो घड़ी इधर उधर कहीं रख दी है। मेरा ध्यान अब काम में ज्यादा नहीं लग रहा है। मिस्टर हेनरी थोड़ा नाराज थे। मैंने ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उस आसपास के जितने भी कमरों में मैंने ढूंढा, मुझे वो घड़ी मिली ही नहीं। फिर नाराज होकर वो वहां से चले गए। जिस कस्टमर को वो घर में लकड़ी की घड़ी देना चाहते थे, घर से ही उन्होंने गाड़ी में रखकर उसके घर में डिलीवर कर दी। मैं मायूस था। आखिर मिस्टर हेनरी की घड़ी कहां चली गई? शाम को 5 बजे मिस्टर हेनरी दोबारा उस दुकान पर आए थे और मुझे कह रहे थे, वो चिट्ठियां भी चेक कर लो, पढ़ने की कोशिश करना, उसमें किसी को ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, कोई सच में भूत प्रेत तो नहीं, या सिर्फ हमारे फैंस ही हमें चिट्ठियां भेज रहे हैं। ध्यान से पढ़ा तुमने? मैंने कहा, जी नहीं, मैं सफाई का काम कर रहा था और कुछ कस्टमर आए थे घड़ी देखने के लिए। मैंने उन्हें घड़ी दिखाई, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं आया जो भूत प्रेत के मामले में हमसे मदद चाहता हो। लेकिन हम दोनों बात ही कर रहे, तभी वहां पर 3-4 पुलिस वाले आ गए। वो हमारे सामने खड़े होकर हमसे मदद मांग रहे थे। मैं भी जानना चाहता था, आखिर उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। क्या उनके लॉकअप में कोई भूत आ गया है? लेकिन एक पुलिस वाले ने मेरे और मिस्टर हेनरी के सामने जो कहा, हम हक्के बक्के हो गए थे। उन्होंने कहा, आपने अखबार में पढ़ा है यहां की एक बैंक में चोरी हुई है? मिस्टर हेनरी ने कहा, हाँ, मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था और उसमें बताया गया है चोर पता नहीं कैसे अंदर घुसे और चीजें चुराकर बाहर ले गए। वो पुलिस वाले ने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये बात मैं आपको यहां पर नहीं बता सकता, ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है, और अगर आप पुलिस स्टेशन आएंगे वहां आपको पूरी बात बताई जाएगी। आप हमारी मदद कर सकते हैं चोर को पकड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर हेनरी की तरफ देखने लगा और कहने लगा, हम गोस्ट हंटर्स हैं, भूतों को पकड़ते हैं, चोरों को नहीं पकड़ते। आपको क्या लग रहा है हम आपकी मदद कर सकते हैं? यहाँ कोई शक्तिशाली यंत्र होगा जो हम इस्तेमाल करके चोर को पकड़ लेंगे? वो पुलिस वाला कह रहा था, देखिए, आपकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन मुझे खास तौर पर कहा गया है कि वहाँ जाकर कुछ नहीं बताना है, इसीलिए आपको हमारे साथ आना होगा। वादा करना होगा कि जो भी बातें आपको बताई जाएंगी आप किसी और को नहीं बताएंगे। उसके बाद आपको वो बैंक के बारे में पूरी बात बताई जाएगी जो कि अखबार में भी नहीं छपी है। मिस्टर हेनरी भी मना कर रहे थे। देखिए, हमारे पास और भी कई लोग आए थे, उन्होंने भी मदद मांगी है। हम ध्यान देते हैं कि किसी ऐसी जगह पर ही जाएं जहां सच में हमारी ज़रूरत हो। आप
क्या मानते हैं ये जो बैंक में चोरी की होगी किसी भूत ने की होगी? पुलिस वाला कुछ बता ही नहीं रहा था। मिस्टर हेनरी मान ही नहीं रहे थे तो हम क्या करते? लेकिन पुलिस वाले बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे तो मिस्टर हेनरी को लगा अगर हम पुलिस स्टेशन चले ही जाते हैं, पूरी बात शुरू में नहीं जानेंगे, हम इस केस को छोड़ भी सकते हैं। पहले पता करते हैं आखिर इन्हें क्यों लग रहा है कि हमारे जैसे गोस्ट हंटर्स एक चोर को पकड़ सकते हैं। हम अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। वहां पर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, हमारा ही इंतजार कर रहे थे। पुलिस वालों ने बता दिया था कि गोस्ट हंटर्स जगदीश और हेनरी पुलिस स्टेशन आने वाले हैं। वहां बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उनमें से खास लोगों से हमें मिलना था। वो पुलिस वाले जो हमें उस काले कमरे में लेकर गए, वहां हमें जानकारी दी जानी थी। मिस्टर हेनरी ने पहले कह दिया, देखिए ये पक्का नहीं है कि हम इस केस पर काम करेंगे। अगर हमें लगा कि हमारी मदद की आपको ज़रूरत है, हम पक्का मदद करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। ऐसा ना हो आपको लग रहा है हम भूत प्रेत की मदद से किसी चोर को पकड़ लेंगे। लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि ये केस उनसे सुलझ नहीं पाएगा। ये कोई साधारण चोर नहीं है, कोई शक्तिशाली चोर लगता है जो अपनी शक्तियों से ये सब कर पाया है। यह बात सुनते ही मैंने हेनरी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर हेनरी, मुझे लगता है अगर पुलिस वाले सोच रहे हैं हमारी मदद की ज़रूरत है, शक्तियों की बात है, तो पक्का हम मदद करेंगे। मिस्टर हेनरी ने भी हामी भर दी थी और उसके बाद वहाँ दरवाजे लगाए गए, पर्दे लगाए गए, बड़ी सी फाइल हमारे सामने रख दी गई। ये कॉन्फिडेंशियल फाइल थी, हमसे साइन भी लिया गया था कि हम जो भी पढ़ेंगे, जो भी सुनेंगे, बाहर किसी को नहीं बताएंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं दिया जाता। हमने साइन कर दिया था और उसके बाद जब फाइल खोली गई, उसमें दिखाया गया कैसे वो बैंक में चोरी हुई थी। मैं भी अच्छे से जानना चाहता था आखिर उन्हें क्यों लगता है कि इसमें कोई शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ तो लोग थे जो बैंक के अंदर से सारे रुपए निकाल रहे थे। लॉकर को खोला गया, बड़े आराम से बिना मुंह ढके उन लोगों ने बड़े बड़े बैग भरे, वो नोट के बाहर की तरफ वो ले निकले। किसी को जैसे शक तक नहीं हुआ। इतनी भीड़ बैंक के अंदर आ गई, किसी को शक तक नहीं हुआ। मैंने ये बात पुलिस वालों से पूछी थी, ये क्या चल रहा है? इतनी आसानी से चोरी करके इतनी भीड़ चली गई, कोई पता तक नहीं लगा पाया। फिर पुलिस वालों ने जो बताया हम हक्के बक्के रह गए थे। पुलिस वालों ने कहा, आपको पता है ये जितने भी लोग बैंक में चोरी कर रहे हैं ये हैं कौन? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये सारे के सारे बैंक के कर्मचारी हैं। ये बैंक का मैनेजर, ये बैंक का कैशियर, सारे बैंक में काम करने वाले लोग और कुछ कस्टमर, सब जैसे हिप्नोटाइज किए गए। चोरी इन्होंने खुद की। इसके बाद इन्होंने सारी रकम बाहर जाकर एक गाड़ी में रखी और उस गाड़ी को जिसने ड्राइव किया वो भी हिप्नोटाइज हो चुका था। उसने वो गाड़ी एक ऐसी जगह लगाई जो बंद पड़ी फैक्ट्री थी और बाद में वो गाड़ी वहां से कहाँ गई किसी को नहीं पता। जैसे इन्हें हिप्नोटाइज किसी ऐसे इंसान ने किया हो जो बहुत शक्तिशाली हो। हमने जब वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी थी, हम हक्के बक्के थे। सारे के सारे लोग उस समय लॉकअप में मौजूद थे। उनसे पूछताछ चल रही थी। वो झूठ भी बोल रहे हो सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक आदमी था, काले रंग का चोला पहने हुए। उसका ना तो कोई चेहरा देख पाया, वो कौन है, कहां से आया, किसी को नहीं पता। लेकिन बैंक के कर्मचारी और कस्टमर्स का कहना था कि उन्होंने चोरी नहीं की, उनका शरीर अपने आप चल रहा था। उन्हें लगा जैसे ये सब एक सपना है, असली महसूस नहीं हुआ कुछ। सब कुछ उस काले चोले वाले ने करवाया और पुलिस वालों को लग रहा है कि उन्हें सजा देकर कोई खास फायदा नहीं होगा। हम काले चोले वाले उस इंसान को पकड़ेंगे और शायद उसके पास शक्तियां थी हिप्नोटाइज करने वाली, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने भी कहा हम मदद तो कर देंगे, लेकिन एक चोर जो चोरी करके भाग गया है उसे पकड़ने के लिए गोस्ट हंटर्स की नहीं बल्कि शायद आपको सीक्रेट एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस वाले ने मुझे कहा, हमने जितने भी रुपए वो लॉकर में रखे होते हैं ना, उसमें खास चिप्स लगी होती हैं। कई बार हो सकता है चोरी हो जाए। ऐसे नोट बीच बीच में छिपाए गए होते हैं और यहाँ पर भी सारे नोट्स के बीच वो चिप छिपाई गई थी। हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। मैंने कहा तो ट्रैक कीजिए, आपका काम तो बहुत ज़्यादा आसान है, हमारी मदद के बिना आप चोर को पकड़ सकते हैं।
उन्होंने कहा हमने ट्रैक किया, लेकिन ईडनबर्ग पहुंचने के बाद वो चिप काम नहीं कर रही। या तो उन नोट को कहीं ऐसी जगह छिपाया गया है जहां चारों तरफ से कोई सिग्नल बाहर की तरफ नहीं आ सकता। हम ढूंढते रह गए। ईडनबर्ग में आखिर एयरपोर्ट के पास से वो पूरे के पूरे नोट, जिनकी कीमत 10 करोड़ डॉलर के बराबर थी, वो कहाँ गायब हो गए। मैं भी हैरान, मिस्टर हेनरी भी हैरान। इतने नोट होंगे जो ट्रक भरकर होंगे, और वहां से वो गायब कैसे हो गए? क्या किसी प्लेन से वहां पहुंचाया गया जो एयरपोर्ट के आसपास गायब हुए? सवाल हमारे भी वही थे जो पुलिस वालों के थे। ईडनबर्ग में पुलिस वालों ने नाके लगा रखे थे, लेकिन चोर पकड़ा ही नहीं गया। वो अकेला था या कई लोग इकट्ठे ऑपरेट करते हैं, जानकारी नहीं थी, हमें पता करनी थी। हम उसके बाद सीधा ईडनबर्ग की तरफ निकले। ईडनबर्ग, वो बड़ी बड़ी इमारतें, वो पुराने पुराने महल। यहाँ पर आकर ऐसा एहसास होने लगता है जैसे हम पुराने ज़माने में पहुँच गए हैं। पुराना आर्किटेक्चर, ऐसे ऐसे चर्च आपको मिलेंगी जो आपको मंत्र मुग्ध कर देंगी। अगले 7 दिनों तक हम ईडनबर्ग में रहे थे, लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे थे आखिर चोर कहाँ हो सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई, लेकिन 8वें दिन जैसे लंदन में एक और चोरी हुई थी। एक गहनों की दुकान से सारे के सारे गहने गायब हो गए। दुकान जब बंद थी, उसके बाद सुबह जब खोली गई, वहाँ एक भी गहना मौजूद नहीं था। दुकान के अंदर कोई गया नहीं, गहने अपने आप जैसे गायब हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी पूरी की पूरी गायब थी, क्योंकि कैमरे तक चुरा लिए गए थे। नट खोल के दीवारों पर लगे हुए वो सीसीटीवी कैमरे भी गायब हो चुके थे। हमें फिर से लंदन शहर जाना था। लंदन शहर पहुंचकर पुलिस वालों से भी हमने बात की। फिर से लंदन में एक ऐसी चोरी हुई थी जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा था, लेकिन वो ज्वेलरी की दुकान के आसपास काला चोला पहने जैसे कुछ घंटे पहले एक आदमी नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उस बैंक के अंदर नजर आया था। यहाँ भी कोई भी शक करने लायक चीज नहीं थी। अंदर कोई घुसा हो सकता है, बिना ताले खोले गहने बाहर कैसे ले गया? एक भी चीज को तोड़ा नहीं गया, एक भी ताला अंदर वो कांच वाले बक्सों पर लगे ताले भी तोड़े नहीं गए। अंदर से गहने कैसे चुरा लिए गए कोई पता नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हमसे भी पूछा गया, इसका जवाब हम क्या दे दें, क्योंकि ये साधारण चोरी हो सकती है। बस काले चोले वाला वो गहनों की दुकान के आसपास नजर आया था। हम क्या करते? यहाँ पर भी एक चीज थी जो हमें बताई गई कि कई गहनों में ट्रैकर लगाए जाते हैं, रात को कोई चुरा कर ना ले जाए। ऐसे कई गहने चुराए गए थे जिनमें ट्रैकर लगे थे। लगभग 4 घंटों में हमें ईडनबर्ग में वो सिग्नल मिले थे। उस समय मैं पुलिस वालों के साथ ही मौजूद था। पुलिस वाले रेड मारने के लिए जैसे ही ईडनबर्ग पहुंचे, सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो गए। जिस घर में सिग्नल मिले थे वो घर तो बहुत सालों से बंद पड़ा था। अंदर कोई सामान भी नहीं, पैरों की कोई निशान नहीं, हर तरफ धूल थी। धूल को हटाया तक नहीं गया था, लेकिन यहाँ से सिग्नल मिले थे। कोई गहना नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। फिर से हम ईडनबर्ग में थे और खाली हाथ थे। एक ऐसा चोर जो चोरी करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, उस घर में मिली थी हेनरी की घड़ी। जैसे ही हेनरी की वो घड़ी मिली, पुलिस वाले भी वो घड़ी को देखकर कुछ हैरान हुए। वो सब कह रहे थे ये चोर की घड़ी हो सकती है, लेकिन हेनरी ने बताया था ये तो मेरी घड़ी है, मैं भी उस घड़ी को पहचानता था। ये कॉन्फिडेंशियल केस था, लेकिन शक की सुई हमारी तरफ जाने लगी। मैं पुलिस वालों को समझा रहा, अरे हेनरी यहाँ पर क्यों आएंगे और हेनरी ये चोरी क्यों करेंगे? आपको पता है हम पुलिस वालों के साथ थे जिस समय हम ईडनबर्ग में थे। लंदन में उस समय चोरी हुई। पुलिस वालों ने ये बात मानी, लेकिन आखिर हेनरी की घड़ी वहां पर क्यों पड़ी थी, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। हेनरी को पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन शक की सुई हेनरी पर जा रही थी। लेकिन हमारे पास भी सबूत मौजूद थे। हम तो ईडनबर्ग में थे जब लंदन में वो चोरी हुई। ये कहकर हम पुलिस वालों से थोड़ा दूर निकल आए थे। मैं हेनरी को कहे जा रहा, इस केस में हम जितना घुसते जा रहे हैं, हम थोड़ा सा फंस रहे हैं।
इसीलिए हमें थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। लेकिन मिस्टर हेनरी ने कहा था, बात ये नहीं है, मेरी घड़ी हमारी दुकान से गायब हुई है और ये घड़ी ईडनबर्ग में मिली, ऐसी जगह जहां पर हम कभी आए ही नहीं। हम इस केस से अगर दूर जाना भी चाहें, मुझे नहीं लगता हम इस केस से दूर जा पाएंगे। कुछ ना कुछ है जो हमसे भी जुड़ा हुआ है। जगदीश, हमें इस केस पर जी जान लगानी होगी, आगे कुछ बड़ा भी हो सकता है। उसके 3 दिनों तक वहां कोई घटना नहीं घटी। लंदन से हम पूरी अपडेट ले रहे थे, जबकि ईडनबर्ग में हम ढूंढने की कोशिश कर रहे यहां पर भी कोई ऐसी चोरी हो जहां हम पता कर पाए, कोई ऐसा काले चोले वाला नजर आए। हम बस ढूंढते रहे और चौथे दिन हमें यहां खबर मिली चोरी की। लेकिन चोरी एक ऐसी चीज हुई थी जिसके बारे में पता लगाना पुलिस वालों के लिए भी दूर की कौड़ी थी। कोई दुकान के अंदर से कुछ गहने चोरी हो जाना या कोई नोट की चोरी हो जाना साधारण बात थी, जिसे कोई साधारण इंसान कर सकता था। ईडनबर्ग में एक पुराना घर गायब हो गया था। जी हाँ, पूरा का पूरा घर, जैसे नींव से ही उखाड़ लिया गया हो। और रातों रात वो घर कहाँ गया, किसी को नहीं पता था। जब हम उस जगह पहुंचे थे ना, आसपास के घर मौजूद थे, लेकिन बीच वाला वो घर वहां से गायब। ईंट का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? आगे वाले गार्डन की घास भी उखाड़ी गई थी और घास भी गायब थी। पूरा घर यहां से कोई ले गया और किसी के पास कोई सबूत नहीं। मैंने वहां पुलिस वालों को कहा था, यहां जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं सबकी फुटेज चेक कीजिए। आसपास से हमने फुटेज चेक की। वो घर के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन आगे चौराहे पर, दूसरी तरफ के रोड पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उनसे यह पता लगाया जा सकता है किसी घर को अगर चोरी किया गया है तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर ही चोरी किया गया होगा। कोई बड़ा सा ट्रक या बड़ी सी मशीन होगी जिस पर लादा गया होगा और फिर यहां से इन्हीं रोड के जरिए ले जाया गया होगा। लेकिन वो सड़क के आसपास के जितने सीसीटीवी थे, रात के वक्त की फुटेज को चेक किया गया, लेकिन वहां से कोई भी बड़ी मशीन, बड़ा ट्रक गुजरा ही नहीं। तो घर वहां जो बना हुआ, जमीन से ही कोई क्या उठाकर ले गया? कोई भी ऐसा बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं बना जो इतने बड़े घर को उठाकर ले जाए। हम दोनों हक्के बक्के और पुलिस वाले भी अब घबराने लगे थे। हमारी मदद के बिना तो इस केस को सुलझाया तक नहीं जा सकता था। हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी। पुलिस वाले तो खुद डरे हुए थे। अब पूरा का पूरा घर गायब हो चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब चीज थी, उस घर में रहने वाला एक जोड़ा भी गायब था। यानी मियाँ बीवी जो इस घर में रहते थे, उनका भी कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें ढूंढा जा रहा था। शायद इस घर को भी कहीं चुराया गया है और उन्हें भी किडनैप कर लिया गया है। यह बात का पता भी जब हमें लगा था, उसके बाद हम ये सोच रहे थे शायद ये जो भी है, जो काले चूल्हे में इस तरह ये चीज़ों को चोरी कर रहा है, क्योंकि एक फुटेज में कुछ दिन पहले इस घर के इर्द गिर्द काले चोले वाला घूमता हुआ नजर आ गया था। पूरा का पूरा शक उसी पर जा रहा था। ऐसी अजीब व गरीब जो भी चोरियां हो रही थी, वहां आस पास ऐसा काले चोले वाला नजर आना एक ही तरफ इशारा कर रहा था। वो किसी न किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। लोगों के दिमागों के अंदर घुस जाना, उनसे चोरी करवाना, एक बंद दुकान के अंदर से गहनों को चोरी कर लेना और बाहर सबूत तक ना मिलना, और एक बड़े घर को चुरा लेना जिसमें रहने वाले 2 लोग भी गायब थे। ऐसा कोई साधारण इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता था। शाम तक एक तलाश चल रही थी। आखिर घर को ढूंढा जाए और उसमें रहने वाले दोनों लोगों को ढूंढा जाए, लेकिन वो शाम तक मिल ही गए। वो एक गली से निकले और उसके बाद आवाजें लगाने लगे, हमें किडनैप किया गया है, बचाओ बचाओ। जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, पूछताछ की गई और उन्होंने कहा वहां पीछे वो घर हमारा घर वहां छिपाया गया है। वहां पुलिस वालों ने तलाश की। एक पुरानी इमारत बनी हुई थी, एक तरफ चर्च थी, वहां उनका घर छिपाया कहाँ जा सकता है। पुलिस वाले ढूंढते रह गए घर के अंदर के सामान को और घर को। वहां घर नहीं मिला। उनसे पूछा गया वो कहाँ से भाग कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा पीछे नाली के पास एक छोटी सी गली है, वहां वो भागकर बाहर की तरफ निकले। उन्होंने घर का दरवाजा खोला और वो काले चोले वाला कह रहा था, कुछ ही समय है तुम्हारे पास,
भाग सकते हो तो भाग लो, वरना हमेशा के लिए मेरे साथ रहना होगा। वो दरवाज़ा खोलकर भागे पीछे वाली गली से। फिर उन्हें उसी गली में ले जाया गया। वो बता रहे थे यहाँ एक दरवाज़ा था, लेकिन वहाँ तो कोई दरवाज़ा मौजूद नहीं। पुलिस वालों को परमिशन मिल गई थी वो दीवार के उस खास जगह पर तोड़ने की। उन्होंने दीवार तोड़ी तो एक दुकान के बीच वो निकले। वहाँ वो घर छिपाया ही नहीं जा सकता था, यानी वो दोनों झूठ बोल रहे थे। लेकिन मैं पुलिस वालों को खास तौर पर कहता रहा और मिस्टर हेनरी के शब्द भी मेरे शब्दों से मिल रहे थे। इसमें इनकी गलती नहीं है। वो जो काले चोले वाला है ना, वो जैसे जादू का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा अजीब सा जादू कि वो लोगों के दिमाग में बातें डाल रहा है और वो चीज़ों को चुराकर ऐसी जगह ले जा रहा है। किसी ट्रक में नहीं, कोई उड़ने वाली चीज़ से वो चुरा कर नहीं ले जा रहा, जादू के जरिए चीज़ों को गायब कर रहा है। और ये भी उस घर में मौजूद थे, इन्हें बड़ी आसानी से छोड़ दिया। यानी अब उसे पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल है। जब हेनरी ने ये कहा था पुलिस वाले घबरा गए थे, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम उस जादूगर चोर को पकड़ने के लिए कुछ कर पाते। तब हेनरी ने कहा, हमें अपने यंत्र यहाँ पर लाने होंगे। हमारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जादुई हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना ही होगा। हमें वो ताबूत भी लेकर आना होगा जिससे हम दूसरी दुनिया में जाते हैं। हम इस खास जगह को दूसरी दुनिया से भी देखना चाहेंगे। हो सकता है उस घर को वहाँ से गायब किया गया हो और दूसरी दुनिया में वो घर इसी जगह पर मौजूद हो। मैं भी हेनरी की बात से सहमत था। हम दोबारा लंदन गए। वो घड़ियों की दुकान के अंदर हम अपने सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहे, लेकिन वहाँ पर हम हक्के बक्के थे। वहाँ घड़ियों की दुकान से कई घड़ियाँ गायब थी। पीछे वाले कमरों में रखी कई शापित जादुई और रहस्यमय चीज़ें भी गायब हो चुकी थी। ढूंढते रह गए। हमें लगा कोई चोर यहाँ हमारी दुकान के अंदर आया होगा, लेकिन बाहर वाला ताला तो लगा हुआ था। यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता मौजूद नहीं था। ढूंढते रह गए हम अपने सामान को, लेकिन अंत में हेनरी ने कहा, यहाँ तो चोरियाँ हो रही हैं और बड़े रहस्यमय तरीके से एक जादूगर चीज़ों को चुरा रहा है, कीमती भी, अच्छी दिखने वाली भी, अजीब भी। शायद उसकी नज़र हमारी दुकान पर भी पड़ी होगी और हमारी दुकान से भी चीज़ों को चुराया गया। सारी की सारी चीज़ें नहीं चुराई गई, लेकिन फिर भी 15 से 20 चीज़ें गायब थी। जादुई किताब, जादुई आईना और वो ताबूत, दूसरी दुनिया में जाने वाला, वो भी गायब था। उसके इस्तेमाल के बिना हम ये जान नहीं सकते थे आखिर उस घर को कैसे चुराया गया, लोगों के दिमाग पर कब्जा कैसे किया गया और वो गहनों वाली दुकान से गहने गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो 2 लोग जो एक गली से निकले, वो कह रहे थे वो तो अपने घर में ही थे, लेकिन गली से निकलकर बाहर आए। कुछ भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने हेनरी की तरफ देखा और कहा, हेनरी, अब हम क्या करें? किस चीज़ का इस्तेमाल करें? उसको समझने के लिए हमें उसके जैसा सोचना होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन अचानक इन चीज़ों में मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई दी कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैंने हेनरी को कहा, मिस्टर हेनरी, क्या आपको लगता है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, ऐसी शक्ति नहीं है, बल्कि कोई जादूगर है जो काला चोला पहने रहता है? क्या आपको इस पर शक नहीं हो रहा? मिस्टर हेनरी ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ शब्दों में कहो। मैंने मिस्टर हेनरी को एक खास किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो खाली पन्नों वाली किताब। मैं हमेशा आपसे पूछा करता था ना, वो खाली पन्नों में क्या है? आप कहा करते थे, जादू को पहचानने वाली किताब। अगर आसपास कोई जादुई चीज़ का इस्तेमाल हुआ है या आप किसी जादू में हैं, तो ये किताब आपको बताती चली जाती है कितनी शक्ति वहाँ पर मौजूद है, नंबर्स में बताती है ना। तो इस किताब को लेकर चलते हैं, जहाँ पर हमें ऐसी जादुई शक्ति का आभास होना शुरू हो जाए, एक स्तर से ज़्यादा हम पता लगा पाएंगे वहाँ कुछ हो चुका है या होने वाला है। क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें? मिस्टर हेनरी मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगे थे, कमाल है, ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? मैं ये सोच ही नहीं पाया। हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ काम में आ सकती है। उठा लो इस किताब को और ध्यान रखना, इस किताब के पास पड़ा हुआ वो बर्तन, उसके ऊपर जो ढक्कन रखा है ना, उसे मत हिलाना,
वो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, लेकिन ध्यान से उस ढक्कन को मत हटा देना, वरना पूरा दिन हमारा उसे संभालने में लग जाएगा। मैंने मिस्टर हेनरी की बात ध्यान से सुनी थी। हमारे इस बीच वाले कमरों में ऐसी चीज़ें रखी थी जो हमारी जान तक ले सकती थी। ध्यान से उन्हें हाथ लगाना पड़ता था, और मैंने जैसे ही उस किताब को पकड़ा, उस किताब के ऊपर हाथ रखते ही उसके पन्नों पर मुझे बहुत सारे नंबर्स दिखने लगे, और मिस्टर हेनरी भी इशारों में कहने लगे, यकीनन तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। हमारी इस दुकान में शापित चीज़ें पड़ी हैं, जादुई चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन कोई जादू का इस्तेमाल पिछले कई समय से हमने किया थोड़े ना है। फिर भी यहाँ नंबर आ रहे हैं, यानी कि किसी ने यहाँ से जब हमारी चीज़ों को चुराया है ना, उसने जादू का इस्तेमाल किया है। तुम सही थे। चलो अब इस किताब को लेकर हमें वहाँ जाना होगा जहाँ चोरी होने वाली है, या वहाँ जाना होगा जहाँ से चोरी की गई चीज़ें ले जाई जा रही हैं। अब चोरी अगली बार कहाँ होगी वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन चोरी करके चीज़ों को जहाँ ले जाया गया है उसके बारे में तो बता ही सकते हैं ना। सब कुछ ईडनबर्ग में ही ले जाया जा रहा है, और वहाँ कोई सिग्नल नहीं मिलते। ये चीज़ें कहाँ जाती हैं पता लगा कर आते हैं। हम ईडनबर्ग की तरफ फ्लाइट लेकर निकल चुके थे। पुलिस वालों से बात करने के बाद, वो किताब को हाथ में पकड़ने के बाद, हम पहले तो उस जगह पर गए जहाँ से वो घर गायब हुआ था। वहाँ उस किताब के ऊपर पन्नों पर नंबर आने लगे। बड़े तगड़े शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया गया है। घर को गायब कैसे किया गया है वो तो हम बता नहीं सकते थे, लेकिन ये पता चल रहा था यहाँ तगड़े जादू का इस्तेमाल किया गया है। वो ज्वेलरी की दुकान, वो बैंक में भी हम देख आए थे, जादू का इस्तेमाल तो किया गया, ये साफ था। लेकिन जैसे ही हम उस गली तक पहुंचे, वहाँ उस गली के पास किताब ले जाने के बाद हमें कोई भी जादू का आभास नहीं हुआ। आखिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागे थे। यहाँ पर कोई जादू किया ही नहीं गया तो उन्हें कहाँ से निकाला गया, वो बात हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन उस किताब ने हमें एक रास्ता दिखा दिया था। उस किताब को पकड़े ईडनबर्ग की गलियों में हम घूमे जा रहे थे, एक छोटी सी गाड़ी लेकर। एक एक करके हर गली में हम निकलते। हमें धीरे धीरे कुछ आभास होता, पन्नों में कुछ रीडिंग आती। साधारण रीडिंग तो हर पन्ने पर आती ही रहती है हर किसी के पास जाने के बाद। हमारा शरीर भी एक जादुई शरीर होता है। कुछ स्तर तक उस जादू का इस्तेमाल हम भी करते हैं, लेकिन हमें कभी आभास नहीं होता। लेकिन बड़े जादूगर उस जादू विद्या को बड़े स्तर तक बढ़ा लेते हैं। अब वो जो रीडिंग उन किताब के पन्नों में आ रही थी ना, वो बहुत तगड़ी आ रही थी। लेकिन यहाँ गलियों में वैसा जादू बड़े स्तर का महसूस नहीं हो रहा। हम कई गलियों में घूमते रहे। आधी रात का वक्त था, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन गाड़ी लिए हम इधर उधर घूमते जा रहे। आंखों में हमारे नींद थी। जब हम पब्लिक पार्क के करीब से गुजर रहे थे, तभी हमें महसूस हुआ वो किताब में रीडिंग आई। एक ऐसी जगह थी जो पूरी तरह से सुनसान थी। पूरी की पूरी पब्लिक पार्क खाली थी, कोई वहाँ मौजूद नहीं। लेकिन जो उस किताब में रीडिंग आई थी ना, बहुत ज़्यादा आई। तभी मुझे मिस्टर हेनरी कहने लगे, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, पीछे की तरफ लेकर जाओ, पब्लिक पार्क के करीब से फिर से निकलो, मुझे वहाँ खास तौर पर देखना है। मैं फिर से गाड़ी घुमाकर जैसे ही उस खास जगह गया, रीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही। मिस्टर हेनरी कहने लगे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? जादुई शक्ति को मैं महसूस कर सकता हूँ। पब्लिक पार्क में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अजीब लगे, लेकिन फिर भी किताब में रीडिंग आ रही। यहाँ तो कोई ऐसी घटना घटी भी नहीं थी। इसके बाद हम गाड़ी से निकले। पार्क पूरी तरह से खाली थी। चलते चलते हम पब्लिक पार्क की तरफ आगे बढ़ने लगे। वहाँ पेड़ों के पास से जैसे ही हम घास पर पैर रखे थे, हमें ऐसा महसूस हुआ वो आसपास के पेड़ गायब हो गए हों। धुंध ने हमें घेर लिया था। दूर दूर तक कुछ खास देखा नहीं जा सकता था, और जो पब्लिक पार्क की मिट्टी थी ना, काले रंग की लगने लगी। वो धुआं इतना ज्यादा वहां कैसे आ गया? मैं हेनरी की तरफ देखे जा रहा था, और मिस्टर हेनरी भी मेरी तरफ देख रहे और कह रहे, ये क्या? ये पब्लिक पार्क नहीं लग रही, सब कुछ बदल सा गया है। जैसे ही हम अंदर आए सब कुछ अलग अलग क्यों लग रहा है? वहां बच्चों के खेलने के लिए लगे हुए झूले भी जैसे गायब हो चुके थे। बड़े बड़े पेड़ थे, और सामने एक घर नजर आया, वही वाला घर जो चुराया गया था उस जमीन से।
सामने एक खास जगह टिकाया गया था और उसके आसपास जैसे कुछ सुनहरी मूर्तियां रखी हुई, आसपास कुछ सामान रखा हुआ, डस्टबिन रखे हुए, सड़क बनी हुई थी। अजीब सा सब कुछ। और सड़क भी उस घर के ऊपर से एक फ्लाईओवर की तरह गुजरती थी। उसके पीछे ईंटें पड़ी हुई, जैसे कोई नमी भरी जगह हो। उन पत्थरों के ऊपर हल्की हल्की बारिश की बूंदें चमक रही थी। ऊपर बादल नहीं, धुंध सी ही थी, लेकिन उस धुंध के बीच से रोशनी चीरती हुई निकल रही। रात के वक्त भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रोशन सी जमीन हमें दिखने लगी थी। जब हम थोड़ा और उस घर के पास पहुंचे तो हमने उड़ती हुई चीजें देखी। ये सड़क दूर दूर तक नहीं थी, बल्कि कटी हुई थी हिस्सों में, और कई हिस्से हवा में लहरा रहे थे। हवा में उड़ती हुई कई चीजों को जैसे छोटे छोटे धागों से बांध रखा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जादुई दुनिया हो, और वो जो धुंध थी ना, वो भी रंग बदल रही थी। दूर दूर की चीजें हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन धुंधले धुंधली परछाइयां सी बनी हुई थी। जैसे जैसे हम धुंध की चादर को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें अपनी दुकान से वो चुराई गई घड़ियां भी मिली, हवा में लहराती हुई। ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी आंखों के सामने कोई सच हो, ये बिल्कुल सपने के समान लग रहा था। मैंने तब उस किताब के पन्ने को खोलकर देखा। उसमें जो रीडिंग आ रही थी ना, वो भी बार बार मिट रही थी, दिखाई दे रही थी, मिट रही थी, दिखाई दे रही थी। इसका मतलब मैंने मिस्टर हेनरी से जानना चाहा था, और मिस्टर हेनरी ने कहा था अगर हल्का फुल्का जादू हो ना तो इसमें रीडिंग आने लगती है। लेकिन हम खुद एक जादू में पहुंच चुके हैं। यह किताब हमें साफ साफ बता रही है, तभी तो रीडिंग कभी आती है, कभी गायब होती है। उसके बाद हम समझ नहीं पा रहे थे ये जगह, ये पब्लिक पार्क ऐसी कैसे बन गई है, या हम पब्लिक पार्क से कहीं और ही पहुंच गए हैं। लेकिन सामने पड़ी हुई वो नोटों की गड्डियां, चारों तरफ सोने की कुछ चीजें, और एक तरफ तो जैसे भट्टा बना हुआ था जिसमें कुछ पिघलाया जा रहा था। सोने की सिल्लियां उसमें डाली जा रही थी, गहने जैसे डाले गए थे, और पिघला हुआ वो लोटा साफ नजर आया, उसमें सोना ही था। तब मेरी और हेनरी की आंखें चमकने लगी थी। शायद हम उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर ये चुराई गई चीजें रखी गई हैं। जहां पर चुराई गई चीजें रखी जाती हैं, वहां पर चोर भी मौजूद जरूर होता है। हमारे लिए काम काफी आसान था, हमें बस इंतजार करना था कब वो काले चूल्हे वाला यहां आएगा। उसे कमजोर करके पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो भूत है, प्रेत है, कुछ ना कुछ तो है, और उसकी जादुई शक्तियों को कमजोर करना होगा, उसके चेहरे को देखना होगा। हमें बहुत कुछ करना था। वो घर के पीछे छिपे हुए हम इधर उधर झांकने लगे थे। चारों तरफ से हम पर कोई भी नजर रख सकता था, क्योंकि ये जगह के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे। अचानक ही ठक ठक की एक आवाज आने लगी। जैसे ही हम उस घर से बाहर की तरफ निकले, वो दीवार के आगे निकलते ही हमने देखा सामने वाला वो भट्टा, उसमें हथौड़ा अपने आप जैसे बजे जा रहा था, और वो सोना भी पिघलकर एक मूर्ति का रूप लिए जा रहा। और पास में खड़ा वही काले चोले वाला आदमी हमें नजर आया। बड़ा सा काला चोला उसने पहन रखा। उसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसे भी किसी ने नहीं देखा था। हमारी आंखों के सामने था। अब उसे पकड़ने की बारी थी। हेनरी मुझे कहने लगे, मुझे वो लाल वाली तार दो, वही जो अपने आप बड़ी हो जाती है। मैं वो मंत्र पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जबान से वो मंत्र बोले। ये एक ऐसी तार थी जो हम इंडोनेशिया से लेकर आए थे। रहस्यमय तार, लगभग हजारों साल पुरानी। इस तार को कहते हैं हम अपने मन से चला सकते हैं, पुराने जमाने की शक्तिशाली मशीन की तरह। जैसे कोई एक मिसाइल किसी तरफ छोड़ने के लिए हमारे पास रिमोट होना चाहिए, इस तार को चलाने के लिए हमारे पास मंत्र होने चाहिए, और इस तार को किसी के भी शरीर पर लपेटा जा सकता है। इसे मारने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किसी को बांधने के लिए इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। हेनरी ने जल्दी इस तार को उस काले चोले वाले जादूगर की तरफ फेंका। उसकी बाजू आगे थी और तार ने उसकी दोनों बाजुएं बांध दी। फिर मैं और हेनरी आगे की तरफ बढ़ने लगे और उसके सामने खड़े होकर, अब तुम कुछ नहीं कर सकते,
मान लो अपनी गलती, मान लो कि तुम हार चुके हो। और ये क्या जगह है, क्या कर रहे हो, इतनी चोरियां करके करना क्या चाहते हो? वो काले चोले वाला जादूगर, उसका चेहरा नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन हंसते हंसते वो कहने लगा मेरे ऊपर इस्तेमाल भी किस चीज का किया है? जिसको मैंने ही बनाया था। उसने अपने हाथों से जैसे ताली बजाई और वो तार अपने आप उसकी बाजुओं से खुल गई और हवा में लहराने लगी। मिस्टर हेनरी बार बार वो मंत्रों को बोल रहे, लेकिन अब जैसे उसका असर उस तार पर नहीं हो रहा था। उस जादूगर ने वो तार हेनरी की बाजुओं पर लपेट दी सिर्फ सोचने भर से। उसने कोई मंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया था। और हेनरी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, जल्दी करो जगदीश, जल्दी करो, यह बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। मैंने जल्दी से अपनी जेब से वो मशीनें निकाली जिससे सफेद धुआं निकलता है, और वो सफेद धुएं से किसी भी तरह का प्रेत, किसी भी तरह की काली शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने उस मशीन को जैसे ही चलाया था, पता नहीं कैसे उसे पता चल गया कि मैं कुछ अलग करने वाला हूं। उसने वो मशीन मेरे हाथों में ही धमाके के जरिए उड़ा कर रख दी। फिर वो हंसकर कहने लगा जगदीश और हेनरी, काफी ज्यादा मशहूर हो तुम। इस समय के सबसे अच्छे गोस्ट हंटर्स कहलाए जाते हो, लेकिन मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूं जिसे तुम काबू कर लोगे, और मैं तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। इसीलिए यहां से जाने की इजाजत देता हूं, वो भी जिंदा। तुमने मेरा काम बहुत ज्यादा आसान किया है। इस समय में मुझे वो चीजें जरूर चाहिए थी, लेकिन मैं कहां पर वो ढूंढता। कुछ खास चीजें जो मेरे समय से आगे की हैं, वो भी मेरे बड़े काम की हैं। तुमने तो अपनी दुकान पर उसे सजा रखा है। कुछ मैंने ले ली है, बाकी मैं लेने के लिए जरूर तुम्हारी उस दुकान पर आऊंगा, लेकिन तुमसे मिलने का मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। अब तुम्हें मैं जिंदा छोड़ता हूं, लेकिन शायद दोबारा मैं ये अच्छा काम करना ना चाहूं। अगर तुम मेरे काम में अड़चन बनकर आए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी जिंदा छोड़ रहा हूं, पीछे की तरफ सीधे चलते जाओ। अगर किसी ने भी मुड़ के मेरी तरफ देखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी उंगलियां हिलाई थी और हम हवा में लहराने लगे थे, जैसे हमारा शरीर किसी ने जकड़ रखा हो। फिर अपने आप हवा में हम घूमे और पीछे की तरफ हमारा मुंह हो गया। हम सीधे हवा में उड़ते उड़ते उस पब्लिक पार्क से जैसे बाहर की तरफ जा रहे थे। मैं और मिस्टर हेनरी कुछ बोलना तो चाहते थे, लेकिन हम कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। जैसे अपने आप उड़ते उड़ते हम पब्लिक पार्क से बाहर निकले, पीछे दिखने वाली हर चीज जैसे गायब हो चुकी थी। जैसे ही हम अपने पांव पर आए, उसके बाद हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में था, लेकिन पीछे वाली पब्लिक पार्क जो बिल्कुल सही, वहां पर वो जादूगर मौजूद नहीं। जैसे उसने पब्लिक पार्क में कोई दुनिया बना रखी थी। जल्दी से हमने फोन लगाया पुलिस को। वहां पुलिस 15 ही मिनट में पहुंच चुकी थी और हम उस पब्लिक पार्क में छापा मारना चाहते थे। यकीनन वो हम पर तो हावी हो गया, लेकिन अगर इतनी संख्या में पुलिस वाले आएंगे शायद कुछ कर पाए। जब हम उस पब्लिक पार्क में घुसे थे, वो साधारण पब्लिक पार्क, वहां कोई भी उड़ने वाली चीज नहीं, वो घर नहीं। जैसे उसने अभी अभी वो चीजें यहीं पर रखी थी, अलग सी दुनिया बना रखी थी। लेकिन हमें उस पब्लिक पार्क से बाहर निकालते ही, अपनी उस दुनिया से बाहर निकालते ही, वो उसे लेकर कहीं दूर चला गया। हमारी वो किताब में अब कोई रीडिंग नहीं आ रही थी और अब पुलिस वाले हमसे सवाल कर रहे जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। मैं और मिस्टर हेनरी एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। हमें एक ऐसे काले चोले वाले जादूगर ने हराया था जिसकी जादूगरी की विद्या हमारी सोच से भी परे थी, और उसके वो शब्द, वो इस समय की चीजों को पहचानने लगा था, कुछ कह रहा था हमारे बारे में भी। हम याद करने की कोशिश करते रहे और घबराते भी रहे। हमारा सामना किससे हो रहा है? हेनरी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था, अगली बार हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उसने अपने हाथों से हमें जिंदा छोड़ा है। अगर वो मारना चाहता शायद हमें बड़ी आसानी से मार सकता था। अगर किसी ऐसे जादूगर का मुकाबला करना है तो हमें भी वैसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। हम साधारण
गोस्ट हंटर्स बनकर एक ऐसे शैतानी जादूगर का मुकाबला नहीं कर सकते। जगदीश, हमें कुछ अलग करना होगा। हमें अपनी घड़ियों की दुकान से निकलकर एक और जगह पर जाना होगा जहां मैं जानता हूं ऐसे जादूगर से निपटने के लिए जो जानकारी मिलेगी वो कैसे मिलेगी। दोस्तों, हेनरी और जगदीश का मुकाबला इस बार एक तगड़े जादूगर से हुआ है, किसी साधारण भूत या प्रेत से नहीं। शायद वो चीजें जानता है जो जगदीश और हेनरी तक को नहीं पता। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड बड़े ही रोमांचक होने वाले हैं। क्या जगदीश और हेनरी एक ऐसे जादूगर का मुकाबला कर पाएंगे जो जादू विद्या में महारत हासिल कर चुका था, लेकिन वो चोरी क्यों कर रहा था, क्या करना चाहता था जो किसी की सोच में भी नहीं आ रहा था। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड देखने के लिए तैयार रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।